हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को था बहुत दिन से इंतजार कि भाई यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए वीडियो बनाइए सर जी, बनाइए सर जी, बनाइए सर जी कि भाई पेपर वन में कितनी यूनिट आती हैं, किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें, किससे कैसे प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन पहले होता था, अब ऑनलाइन होने लग गया है। और अगर बात करते हैं, दो सेगमेंट में ये पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू, दोनों मिला करके अगर हम पेपर के बारे में बात करते हैं तो 300 अंकों का पेपर होता है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि पेपर वन कैसे करें तैयार और किस यूनिट का कितना महत्व है। इन प्रश्नों का उत्तर हम इसमें देखने वाले हैं और भी जो आपके प्रश्न होंगे, डाउट होंगे, उन सभी को भी इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहला है कि यूजीसी नेट पेपर में अगर देखते हैं 10 यूनिट्स होती है। वैसे तो 10-10 यूनिट आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। अगर हम पाते हैं तो इस चीज को भी देखते हैं कि भाई आपको 10 यूनिट जो है पेपर वन में भी और 10 ही यूनिट जो है पेपर टू में भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पेपर वन में जो बात हो रही है इसमें भी 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, मतलब कई अलग अलग विषय से जुड़े होते हैं। कई अलग अलग उप विषय भी इसमें शामिल होते हैं। कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं। इस परीक्षा में 10 विषय में से 50 सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 10 विषय में प्रत्येक विषय तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 50 हो जाता है। लेकिन और 50 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 100। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि भाई 10 यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन 2 अंकों का तो 100 अंक का क्वेश्चन हो। मतलब हर विषय से अगर देखा जाए तो 5 सवाल आते हैं और हर सवाल का जो वेटेज है वो 2 अंक का होता है। तो टोटल जो 100 अंक का पहला पेपर होता है। और दूसरा पेपर इसी तरीके से जो सेकंड होता है उसमें आपका मेन विषय होता है जिससे आपने मास्टर्स कर रखी हो, 55% से अबव मास्टर्स कर रखी हो। जिन लोगों ने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, उस विषय से आपके उस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। अभी नया नियम आ रहा है, उसमें बता रहे कि आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज का अप्रूवल नहीं मिला है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखना पड़ेगा समय के साथ, उस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन अभी समझिएगा, जितना कि आप लोगों के मास्टर्स जिस विषय से कर रखा है उस विषय से संबंधित जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनके संख्या कितनी होती है? तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 अंक का होता है। तो 200 जो है मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्रम में पेपर होते हैं। अब यहां पर अगर हम तैयारी करते हैं तो पहले तो हम देख लेते हैं टिप्स, हमें क्या क्या देखना चाहिए। जब भी हम कोई भी चीज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो हमारा सिलेबस है और परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ज्यादा जरूरी है समझना। और इसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम जो है PYQ को लगाएं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि क्या क्या हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में आता है और उसका पैटर्न कौन कौन सा होता है, मतलब उसमें किस तरीके से चेंजेज हो रहे हैं, समय के साथ में आप बदलाव देख सकते हैं। और इन्हीं पाठ्यक्रम और पैटर्न के आधार पर ही आपको मटेरियल भी चूज करना होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या यह सामग्री ऑथेंटिक है या नहीं। अब इस सामग्री को यदि आपने ऑथेंटिक सिद्ध कर लिया या चुन लिया तो उसी के बेस पर आप नोट्स भी बनाएं और नोट्स के आधार पर फिर दोहराव करें। समय का प्रबंधन करने के लिए सबसे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का हो सकता है। शाम के समय जो है मॉक टेस्ट की शुरुआत करनी चाहिए। ये सारी चीजें हो गई और साथ साथ में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखें। और ये बढ़ाएंगे कैसे? किसी भी मोटिवेशन वीडियो से हो सकती है, किसी की क्लासेस से हो सकती है, बार बार क्वेश्चनों को हल करने से हो सकती है। तो कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगली बात, जो एक प्रश्न ये है कि भाई आता क्या है, तो नेट या जेआरएफ या पीएचडी के फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन वगैरह आदि आपके आ जाते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह के अलावा भी आप देखें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाता है? रीजनिंग है, गणित है, लॉजिकल रीजनिंग है, साथ साथ में हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। सब में से 5-5
मतलब ये आपके टोटल 10 यूनिट, 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन 50 नंबर के बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें तैयारी किस से शुरू करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट से तैयारी करनी चाहिए, किस यूनिट से कितना ज़्यादा वेटेज है। तो आपको मैं बता दूं कि सभी यूनिट के वेटेज लगभग बराबर हैं, 5-5 क्वेश्चन सभी में से आते हैं। कई बार हायर एजुकेशन जो आपकी 10वीं यूनिट है, उस यूनिट में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 4-5 क्वेश्चन तो इस यूनिट से आते हैं, जिसमें आपके शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न बनते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बनते हैं, एनसीएफ से संबंधित प्रश्न बनते हैं, प्राचीन एजुकेशन सिस्टम से बनते हैं, मौर्य एम्पायर से लेकर के मुगल एम्पायर तक के बीच में एजुकेशन सिस्टम, विश्वविद्यालय और उनकी नीतियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो विदेश में कोई ऐसी नीति बनी है, या यूं कहें कि एजुकेशन से संबंधित जो भी नियम कानून बनते हैं उनको भी हायर एजुकेशन के पार्ट में शामिल कर दिया जाता है। वहीं से सब यूनिट में गड़बड़ शुरू हो जाता है। अगर यहां पर 5+2 भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जोड़ दिए गए और 2 क्वेश्चन जो पर्यावरण वाला सेगमेंट आता है, पर्यावरण वाले सेगमेंट में भी 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन ने सबको हिला करके रख दिया। कैसे भाई? क्योंकि इनमें अगर 4 क्वेश्चन, ये टोटल कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। जहां 5 आना चाहिए था वहां 7, और जहां पर 5 आना चाहिए था वहां 7। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ईवीएस की बात करते हैं और हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ये जब यहां पर 14 क्वेश्चन दोनों यूनिट से मिला करके आ गए, बाकी यूनिट में से भी आप समझिएगा एक एक क्वेश्चन कम हो जाएंगे। कम से कम 4 यूनिट ऐसी होंगी जिनमें से एक एक क्वेश्चन कम हो जाएंगे। और इस स्थिति में क्या होगा कि इन 2 यूनिट्स को, एक तो इन्वायरमेंट का, दूसरा हायर एजुकेशन, 2 ऐसे हो गए जिनमें आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। साथ साथ में, या यूं कह लिए इन दोनों के साथ साथ में करंट अफेयर पर भी फोकस करना चाहिए, जो कि एजुकेशनल सिस्टम से संबंधित हो, जो नीतियों से संबंधित हो। और कोई भी, अब इन्वायरमेंट की तैयारी करेंगे तो इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हुए हों, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो भी चीज हुई है, या फिर रामसर सम्मेलन वगैरह जो भी दिया है उससे रिलेटेड, और हायर एजुकेशन में जो एजुकेशन से रिलेटेड चाहे यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी नियम कानून बना है तो उनको भी करंट अफेयर में शामिल कर लेना चाहिए। और यहीं से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो वेटेज भी आपको पता चल गया है। अगर करंट अफेयर को शामिल करते हैं तो ये 2 हैं जहां से आप इनको वेटेज ज्यादा दे सकते हैं, बाकी सब में 4-4, 5-5 आते हैं। मैथ वगैरह आपका अच्छा है तो रीजनिंग पे पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। गणित वाले पार्ट आपका अच्छा है तो वहां से कर सकते हैं। यदि आपको पैराग्राफ सॉल्व करना अच्छा लगता है तो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट से, कम्युनिकेशन के पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यह बताया कि आपके इंटरेस्ट के बेस पर आप तैयारी करें, किसी से बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं कि कैसे क्या तैयारी करें। लेकिन फिर भी अगर ये आप जानना चाहते हैं कि हम किस यूनिट से शुरुआत करें जो हमारे लिए आसान बनेगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि इसके बारे में जानकारी मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में कि किस यूनिट से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। आज हमने ये बताया कि किसका वेटेज कितना होता है, तो यहां पर आपको 10वीं यूनिट और इन्वायरमेंट वाली यूनिट से शुरुआत, मतलब यूं कहें कि वेटेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं। तो इसी के साथ में ये वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर सभी शब्दों को अक्षरशः पालन करेंगे तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करेंगे, और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में भी योगदान देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।